नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है और मैं आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर रोज शाम को 7 बजे मैं आपके लिए लाता हूं टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये वीडियो। ये एक टेस्ट सीरीज है जिसमें आपसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं उन सारे टॉपिक पर जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में जब आप अपेयर होते हो टीचर सिलेक्शन एग्जाम के लिए। चाहे आप पीआरटी, चाहे टीजीटी या पीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो डीएसएसबी के अंदर की या फिर केवीएस के अंदर या फिर एनवीएस के अंदर, किसी भी संस्थान के लिए आप जुड़ना चाहते हैं, नौकरी में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। एग्जाम देने से पहले एक प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए ये वीडियो मैं शाम को लेके आता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है, इसमें आपको ABCD कुछ चीजें गिवन है, ठीक है, उसके अलावा उसके नेम्स गिवन है। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन के मैच द फॉलोइंग बोला गया है कि इसके अंदर आपने क्या करना है, कुछ मैच करना है। क्या मैच करना है यहाँ पे, तो ये आपके पास आर्ट फॉर्म दिया हुआ है, आर्ट फॉर्म को हमें मैच करना है नॉर्मेचर्स के साथ, यानी कि आर्ट फॉर्म दिया गया, उसके रिलेटेड नेम गिवन है, तो हमें मैच करना है इसके अंदर की भी सही मैचिंग इसकी क्या हो सकती है। तो नीचे जैसे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन 1 2 3 4, इसमें ऑलरेडी आपको मैच करके दिया हुआ है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि बेस्ट आंसर इसका क्या है, मतलब करेक्ट मैचिंग किसके साथ की जा रही है। यानी कि इन चारों मैचिंग जो आपको दे रखी है, जैसे सपोज जैसे फर्स्ट देख रहे हैं आप कि ए को 1 के साथ, बी को सेकंड के साथ, सी को थर्ड के साथ, डी को फोर्थ के साथ। जैसे क्वेश्चन में देख रहे हैं स्टेटमेंट है यहाँ पे ए और ये 1, फिर बी सेकंड, सी थर्ड, डी और इसका फोर्थ, कुछ इस तरह से दे रखा है। तो आपको करेक्ट मैचिंग आइडेंटिफाई करना है। तो पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भी पूछा क्या जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए जो है ए स्टेटमेंट, आर्ट टेक्निक दैट अनेबल मेकिंग ऑफ इमेज दैट लुक रियल, मतलब एक आर्ट फॉर्म की बात की जा रही है जो कि एनेबल करती है, देखने में आपको ऐसा लगता है जैसे रियल हो, ठीक है। तो 4 चीजें आपके लिए इस एग्जांपल में दिए हुए हैं। तो यानी कि जो ए है किसके साथ मैच करता है, ए के साथ ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपको लगता है। और उसी तरह बी स्टेटमेंट आपके पास है, पेंटिंग शोइंग इंडियन लैंडस्केप एज क्वाइंट एक्सप्लोर्ड लैंड, ये बी में बोला गया आपके पास। यानी कि एक पिक्चर है, पेंटिंग दिखाई जा रही है आपको, पेंटिंग के बारे में बोला जा रहा है जो लैंडस्केप फॉर्म में है और ये एक्सप्लोर करती है, अनएक्सप्लोर्ड लैंड के बारे में बताती है। सी में आपसे बोला जा रहा है, पेंटिंग डिस्प्लेइंग लेविश लाइफस्टाइल, वेल्थ एंड स्टेटस ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, मतलब एक ऐसी पेंटिंग के बारे में आपसे बोला जा रहा है जो कि ब्रिटिशर्स की, यानी यूरोपियन लोग जो इंडिया में आए थे उनके लेविश लाइफस्टाइल के बारे में शो करता है, ठीक है। और लास्ट में जो डी स्टेटमेंट है उसमें आपसे बोला जा रहा है, पेंटिंग डिपेक्टिंग द सीन्स फ्रॉम द ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री एंड विक्ट्रीज, ब्रिटिश टाइम की, जो ब्रिटिश की जो हिस्ट्री है और उसकी जो विक्ट्री है उसको डिस्प्ले करने वाला जो फॉर्म है। तो 4 ये आपके पास ऑप्शन है, इसके साथ आपको मैच करना है। जैसे मैं स्टार्टिंग से देख लेता हूं, जो ये पिक्चर क्यूज है उसके बाद फर्स्ट में, सेकंड में आपके पास है पोर्ट्रेचर है, थर्ड में आपके पास हिस्ट्री है और फोर्थ में आपके पास जो है ऑयल पेंटिंग। तो आपको करेक्ट मैच करना है और उस हिसाब से आपके पास ऑप्शन है। एक बार मैं ऑप्शन भी आपको बता देता हूं। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ये बोला जा रहा है स्टेटमेंट ए और 1 मैच है, बी सेकंड के साथ, सी थर्ड के साथ, डी फोर्थ के साथ, यानी कि जो आमने सामने दिख रहे हैं उस मैचिंग को करेक्ट माना जा रहा है ए फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ए फोर्थ के साथ, बी सेकंड के साथ, सी सेकंड के साथ और डी थर्ड के साथ। और थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है जो ए है वो थर्ड के साथ, बी फोर्थ के साथ, सी फर्स्ट के साथ, डी सेकंड के साथ। और नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ए सेकंड के साथ, बी थर्ड के साथ, सी फोर्थ के साथ, डी फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन को आराम से देखिए, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन लेंदी है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन इजी है पर थोड़ा लेंदी हो सकता है। एक बार आराम से देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद मैचिंग देख लीजिए, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आई होप आप लोगों ने ठीक से देख लिया होगा उसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं बता देता हूं, करेक्ट आंसर इसका सेकंड है, यानी कि सेकंड मैचिंग जो आपको गिवन है ऑप्शन सेकंड में वो करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट वाला जो है आर्ट टेक्निक दैट एनेबल मेकिंग ऑफ इमेज दैट लुक रियल, रियल टाइप की जो पेंटिंग लगती है, जो टेक्निक आर्ट फॉर्म यूज की जाती है वो किससे रिलेटेड है, ऑयल पेंटिंग से रिलेटेड, यानी कि ए वाला फोर्थ के साथ मैचिंग कर रहा है। अच्छा, बी में जो आपसे बोला गया था कि पेंटिंग शोइंग इंडियन लैंडस्केप
इसके बारे में जो बात की जा रही थी, ये मैच करता है किसके साथ? फर्स्ट के साथ। ठीक है, उसी तरह सी में जो आपसे बोला जा रहा है कि पेंटिंग डिस्प्लेइंग द लेविश लाइफस्टाइल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, कुछ इस तरह से था, वेल्थ स्टेटस वगैरह। तो ये वाला सी वाला जो है, सी मैच किसके साथ कर रहा है? सी मैच कर रहा है आपका सेकंड के साथ, यानी कि जो आमने सामने जो दे रखे, ये सी वाला जो है ये पोर्ट्रेचर के साथ मैच कर रहा है। और लास्ट में जो डी वाला है वो थर्ड के साथ, यानी कि पेंटिंग ऑफ डिपेक्टिंग सीन्स फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पियर हिस्ट्री एंड विक्ट्री। ये जो डी है, डी आपका मैच कर किसके साथ कर रहा है? ये थर्ड के साथ कर रहा है, यानी कि हिस्ट्री की बात की जा रही है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो हो गया सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको बस टाइम देना और कुछ नहीं है। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन हो सकता है पर क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, इन द लास्ट 18th सेंचुरी द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल डेवलप्ड फ्रॉम, मतलब 18th सेंचुरी की बात की जा रही कि 18th सेंचुरी में जो तीन बड़े बड़े जो प्रेसिडेंसी जो ओपन हुए थे इंडिया के अंदर, जो बनाए गए थे, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, ये तीन बनाए गए थे ना, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, इनके बारे में पूछा जा रहा है ये कहां से डेवलप हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी पोस्ट, तो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कौन सी जिन्होंने ये प्रेसिडेंसी बनाई थी उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। तो चार ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है कि सूरत, मुदरई और दिल्ली से रिलेटेड है ये। सेकंड ऑप्शन आपके पास है सूरत, मद्रास और कोलकाता से रिलेटेड है। थर्ड बोला जा रहा है नागपुर, मुदरई और दिल्ली से रिलेटेड है। और लास्ट फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है पुणे, मद्रास एंड कलकत्ता। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको अटेम्प्ट करना है, फिर हम सही आंसर को डिस्कस करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सेकंड है। सेकंड यानी कि सूरत, मद्रास एंड कोलकाता। मतलब आपको काफी क्लियर हो गया, सूरत से जो प्रेसिडेंसी बनाई गई है बॉम्बे बनाई गई है, मद्रास से मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी या ये प्रेसिडेंसी बना दी गई थी, और कोलकाता तो फेमस था उस टाइम, कोलकाता हमारी कंट्री का कैपिटल हुआ करता था, और उससे फेमस जो बंगाल प्रेसिडेंसी उधर से बनाई गई, यानी कि ये इससे इंटर रिलेटेड है। सूरत का ध्यान रखना कि सूरत और मुंबई रिलेटेड है, मद्रास मद्रास से रिलेटेड है। ठीक है, और भाई जो बच गया कलकत्ता उसे बंगाल से रिलेटेड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट महायाना बुद्धिज्म एंड चूज द करेक्ट आंसर। यानी जो हमारी जो हिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर तरह के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आप टीचर एग्जाम के लिए भी जब अपेयर होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इनके बारे में बड़ा डिटेल से है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा ही जा सकता है कि महायान, हीयान, ठीक है, उसके बाद ये जैनिज्म, बुद्धिज्म, इसके बेस्ड पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है काफी। तो उससे रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है कि जो महायाना जो है बुद्धिज्म में, उसके रिगार्डिंग में 2 स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, और आपको चूज करना कि करेक्ट क्या है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, पहले ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट ए है आपके लिए, इन दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बुद्धास प्रेजेंस इज स्कल्पचर वाज शोन यूजिंग सर्टन साइंस। यानी कि इस फॉर्म में, महायाना में जो फॉर्म जो है, इस फॉर्म में क्या, तो बुद्धिज्म के महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है उसको क्या करता है, एक सर्टन साइन दिखाता है इसके अंदर, यानी कुछ संकेत दे रहा है आपको, इस बारे में बताया जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। बी में आपसे बोला जाए द ब्रीफ इन बुद्धिज्म सत्वता इमर्ज एज द कमिंग ऑफ महायाना बुद्धिज्म। इसके अंदर ये बोला जाए जो लोग बुद्धिस्ट हैं, जो उनको उसमें फॉलो करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं महायान में, उनके माना कि ये उभारा गया है, यानी कि ये बनाया गया है, इसके बारे में ये बोला जा रहा है। तो इस हिसाब से 2 स्टेटमेंट आपके पास है, दोनों स्टेटमेंट में आपको करेक्ट क्या है आपको ये बताना है। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, यानी कि फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। और नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ए इज फॉल, कि पहला जो है वो गलत हो गया, बी सही है इसके अंदर। और डी में आपसे बोला, डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो स्टेटमेंट है, फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास है, इसमें बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, यानी कि दोनों ही सही है। तो करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अब मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूं, इसका जो थर्ड ऑप्शन है, यानी कि ए इज फॉल एंड बी इज ट्रू, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा, 2 स्टेटमेंट था, हमें चेक करना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, यानी बी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए स्टेटमेंट फॉल है, तो आंसर हमारा हो गया थर्ड। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट
महालवारी एंड रैयतवारी सिस्टम ऑफ रिवेन्यू। यानी कि पहले टाइम पे जो टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था, यानी कि राजस्व कलेक्ट जो किया, उसके दो सिस्टम थे, ठीक है, एक महालवारी था और एक था रायतवारी। तो रायतवारी और महालवारी ये जो दो सिस्टम हुआ करते थे हमारी कंट्री में रिवेन्यू कलेक्शन के, उसके बारे में आपसे कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। अगेन 2 स्टेटमेंट यू हैव गिवन, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी, ठीक है। अब दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि करेक्ट क्या है इनकरेक्ट क्या है, वो बाद में बताएंगे। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। तो स्टेटमेंट ए है आपके लिए, द महालवारी वाज डिवाइज्ड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी व्हाइल द रैयतवारी वाज डिवाइस फॉर ब्रिटिश टेरिटरी इन साउथ। यानी कि जो साउथ में जो ब्रिटिश के अंदर जो भी लैंड वगैरह एरिया जो था, वहां पे तो रैयतवारी सिस्टम चलता था, और जो नॉर्थ और वेस्ट एरिया है, यानी कि बंगाल के नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है और वेस्ट पार्ट है, यहाँ पे महालवारी सिस्टम चलता था। यानी कि दोनों सिस्टम के बारे में बोला, ये महालवारी सिस्टम है। महालवारी सिस्टम ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में चलता था इंडिया के, और जो रैयतवारी है ये साउथ इंडिया में या साउथर्न एरिया जो था ब्रिटिश टाइम पे, वहां पे ये फॉलो होता था, ये रिवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम। सेकंड जो स्टेटमेंट आपके पास बी स्टेटमेंट है, उसमें बोला जा रहा है व्हाइल इन महालवारी विलेज हेडमैन कलेक्ट एंड पेड रिवेन्यू ऑफ द होल विलेज टू द कंपनी। कि महालवाड़ी में क्या होता है कि जो कलेक्शन जो होता है वो जो विलेज का हेड होता है, यानी कि आप कह लीजिए सरपंच कह लीजिए, मुखिया कह लीजिए, वो सबसे टैक्स कलेक्ट करता है और फिर जाकर के कंपनी को पे कर देता था। कंपनी मीन्स यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, उसको जाके पे कर देता था। और इन रैयतवाड़ी में क्या होता है, डायरेक्टली सेटलमेंट वाज मेड विद कल्टीवेटर। कल्टीवेटर मीन्स जो फार्मर होते थे वो डायरेक्टली सेटल करते थे, डायरेक्टली कंपनी को जाके जमा करते थे अपना टैक्स, ये बोला जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट के बारे में कि भाई सही क्या है गलत क्या है, उसके रिगार्डिंग में आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है, नाइदर 1 nor 2 करेक्टली एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द 2 रिवेन्यू सिस्टम। यानी कि जो आपको ये दोनों जो स्टेटमेंट एक्सप्लेन किए गए ए और बी, ये दोनों ही सही से एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो यानी कि ये बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट में तो ये बोला जा रहा है। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट आपके पास जो ऑप्शन है उसमें बोला जा रहा है ओनली फर्स्ट, यानी कि ए स्टेटमेंट इज करेक्टली एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द 2 रिवेन्यू सिस्टम। यानी कि जो फर्स्ट वाला है यानी ए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इसके अंदर, सेकंड के बारे में नहीं बोला जा रहा है, यानी सेकंड गलत है, फर्स्ट वाला सही है। ये सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला ओनली बी जो है, यानी कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट जो बी था, ठीक है, ये करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है। और डिफरेंस बिटवीन द 2 रिवेन्यू सिस्टम, यानी कि दोनों में जो डिफरेंस बताया गया है उसके रिगार्डिंग में बी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए गलत है इसके अंदर, ये बोला जा रहा है। और फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास है, फोर्थ में बोला जा रहा है कि बोथ ए एंड बी करेक्टली एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द 2 रिवेन्यू सिस्टम। यानी कि बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ही सही है इसके अंदर। जो दोनों में रिवेन्यू सिस्टम के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दी गई है डिफरेंस से रिलेटेड, ये बिल्कुल सही है। यानी कि महालवाड़ी जो है ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया में यूज होता था, और जो रैयतवाड़ी सिस्टम है ये साउथ में यूज होता था। इसके रिगार्डिंग में जो बोला गया ये सिस्टम ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो बोला गया कि भाई महालवाड़ी में क्या होता है कि हेडमैन, यानी कि हेडमैन का मतलब यहाँ पे ये सरपंच वगैरह वो कलेक्ट करते हैं, और रैयतवाड़ी में क्या होता है डायरेक्ट जो फार्मर होते हैं खुद ही जाके जमा करते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, यानी फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा लिया गया है आपके लिए। अगर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं तो बहुत इजीली आंसर दे दोगे। अ टॉम ऑफ ए सूफी संत इज नोन एज, जो टॉम होता है, ठीक है, जो सूफी संत जहां बैठते हैं वगैरह, उसको बोलते हैं क्या है, ठीक है, उसके बारे में, उस प्लेस को क्या बोलते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। बहुत इजीली है, इंडिया में तो बहुत सारे हैं, तो आप बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन 1 है आपके पास दरगाह, ऑप्शन बी आपके पास खानका, ऑप्शन 3 है आपके पास ईदगाह, एंड ऑप्शन 4 आपके पास है गुलफरोशन। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 में से करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये फर्स्ट है, यानी कि दरगाह बोला जाता है जहां सूफी संत वगैरह रहते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ हिस्ट्री से ही रिलेटेड कुछ बन रहा है कुछ क्वेश्चन, चलो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, समझते हैं। क्वेश्चन ये, द डॉक्ट्राइन ऑफ विष्टाद्वैत वाज प्रोपोन्ड इन 11th सेंचुरी बाय, यानी कि जो विष्टाद्वैत का जो सिद्धांत है, इसकी जो प्रिंसिपल है, ये जो दिया गया था किसने दिया था यार, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है
कि भाई ये जो प्रिंसिपल आपको दिया गया था हिस्ट्री में जो 11th सेंचुरी में जो दिया गया था, ये सखुबाई ने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन बोला जा रहा है। सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि रामानुज जी ने ये प्रिंसिपल दिया था। और थर्ड में बोला जा रहा है ये बसवन्ना ने ये प्रिंसिपल दिया था। और लास्ट फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास है वो कह रहा है एकनाथ ने ये प्रिंसिपल दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन थे आपके पास, चारों बता दिए मैंने, ठीक है। तो अब ये बताना आपको विश्वाद्वैत का जो प्रिंसिपल है ये किसने, डॉक्ट्रिन ऑफ विश्वाद्वैत वाज गिवन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रामानुज जी ने, रामानुजा जो यहाँ लिखा हुआ है रामानुज या रामानुजा पढ़ो, ठीक है, इन्होंने ही इसको इस प्रिंसिपल को दिया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका सेकंड हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन दीवाने अदालत एस्टेब्लिश्ड इन 1772 इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। इस टॉपिक के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो दीवाने अदालत के बारे में पूछा जा रहा है। और ये जो दीवाने अदालत जो स्टैब्लिश हुई थी हमारी कंट्री में वो बताया जा रहा है कि 1772 में स्टैब्लिश हुई थी। अब इसके रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, ये 2 स्टेटमेंट गिवन है। अब हमें आइडेंटिफाई करना कि सही क्या है गलत क्या है। तो स्टेटमेंट ए आपसे बोला जा रहा है इट वॉज ए क्रिमिनल कोड। ये क्या है, क्रिमिनल कोड था, यानी कि यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटी करते थे उनको पनिश किया जाता था, उससे रिलेटेड ये कोड था। फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये ए स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए इसको मैं कैपिटल बी कर देता हूं, ज्यादा क्लियर होगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। और ये जो आपके पास जो सेकंड है, सेकंड स्टेटमेंट यानी कि बी स्टेटमेंट है, इसमें बोला जा रहा है इट वाज प्रिजाइड ओवर बाय द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। यानी कि ये जो है सिस्टम है, ये जो यूरोपियन ब्रिटिश कलेक्टर जो थे वो इसको प्रिजाइड करते थे, सेकंड में बोला जा रहा है। और फर्स्ट यानी कि ए स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ये क्रिमिनल कोर्ट है ये। तो आपको ये बताना है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास नीचे 1 2 3 4, इसमें से आपको आंसर चूज करके बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, यानी कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों ही गलत है। सेकंड में बोला जा रहा है आपसे 1 इज ट्रू, फर्स्ट ट्रू है यानी कि ये क्रिमिनल कोर्ट है, बट सेकंड इज फॉल, कि ये जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो इसको रन करते थे यानी इसको प्रिजाइड करते थे उसके बारे में बोल रहा है कि ये गलत है इसके अंदर। और थर्ड ऑप्शन आपके पास ये ए इज फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स है बट सेकंड इज ट्रू, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि क्रिमिनल कोड था ये, ठीक है। और सेकंड जो बोला जा रहा है कि यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसे रन करते थे, प्रिजाइड करते थे, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका थर्ड है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट इसमें फॉल है, ठीक है, गलत है वो, और सेकंड ट्रू है, यानी कि ये जो बोला जा रहा है क्रिमिनल कोड था, ये क्रिमिनल कोड नहीं था, ये गलत हो गया। बाकी हाँ, इसे प्रिजाइड कौन करता था, जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वो लोग इसे प्रिजाइड करते थे इस कोर्ट को, यानी कि जो इसका नाम है दीवाने अदालत, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका जो हो गया, इसका करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है गैरिसन टाउन रेफर टू, गैरिसन टाउन जो है वो किसको रेफर करता है, उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, उस 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना कि गैरिसन टाउन जो टर्म यूज किया गया हुआ है ये किसको रेफर करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है अ टाउन ऑन ए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट, मतलब एक ऐसा टाउन है जहां पे ट्रेडिंग के लिए एक पोर्ट होता है वहां पे, ठीक है, यानी कि सी के आसपास का या फिर रिवर सी के आसपास के ओशन के आसपास का कोई टाउन है जहां पर ये क्या नाम है एक्टिविटी ट्रांजेक्शन वगैरह जो या फिर क्या कह लें जो फॉरेन ट्रेड इजीली कर सके, तो उससे रिलेटेड वहां पे पोर्ट बनाओ, उस टाउन को बोला जाता है गैरिसन टाउन। फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है, सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है लैंड एडजेसेंट टू ए सिटी दैट सप्लाई गुड्स टू इट, मतलब एक लैंड है, एक लैंड एरिया है, एक ऐसा प्लेस है जहां पे जो कि सिटीज को, मतलब सिटी को क्या करती है, गुड्स वगैरह सप्लाई करती है, ठीक है, यानी कि जो सिटी को कनेक्ट की हुई लैंड है उसको बोलते हैं गैरिसन टाउन, ठीक है। और थर्ड में आपसे बोला जाए अ 4 फीट फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर, मतलब एक ऐसा प्लेस है, ऐसी चीजों के बारे में बोला जा रहा है कि एग्रीमेंट कह लीजिए आप, जो सोल्जर्स वगैरह जो करते हैं किसको, सेटलमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन आपके पास है, फोर्थ ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है अ प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन सेंटर आर सोल्ड,
मतलब एक मार्केट के जैसा आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिफरेंट प्लेस से गुड्स वगैरह वहां पे पहुंचाया जाता है और उस प्लेस पे जाके सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है। यानी कि हम कह सके आसान भाषा में तो इसे मार्केट की बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, यानी कि फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर, कि सोल्जर के साथ यानी कि सैनिकों के साथ जो एक तरह से एग्रीमेंट जो होता था उसे बोला जाता है गैरिसन। ठीक है, गैरिसन टाउन। चलिए ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके पास एक असर्शन यानी कि स्टेटमेंट गिवन है और उसके बाद में एक रीजन गिवन है कि ऐसा हुआ है, इसकी वजह ये है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यानी कि पहले स्टेटमेंट क्या है, असर्शन मींस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, वो आपको दे रखा है और उसके बाद यहां पे रीजन दे रखा है। तो पहले स्टेटमेंट क्या है उसको पढ़ लेते हैं। इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट वाज 2 PM इन लंदन। ऐसा बोला जा रहा है इंडिया में जब 7:30 PM होता है, यानी कि इवनिंग 7:30 PM इन इंडिया जब होता है तब इंग्लैंड में यानी कि लंदन में टाइम क्या हो रहा है, 2 PM होता है, दोपहर के 2 बज रहे होते हैं, ये बोला जा रहा है। ठीक है, और उसके बिहाइंड एक रीजन दिया गया है आपको नीचे। रीजन ये दिया गया है, इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82°30' ईस्ट, कि इंडिया की जो लोकेशन बताई जा रही है वो ग्रीनविच के कंपैरिजन में 82 डिग्री ईस्ट में, यानी कि अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो यानी कि ग्रीनविच को अगर 0 डिग्री माना जाता है उस हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन पे इंडिया की लोकेशन का ईस्ट डायरेक्शन में है और वहां से 82 डिग्री है। ठीक है, कहां पे 82 डिग्री, वहां से 82 डिग्री ईस्ट है, 82°30'। ये इंडिया की लोकेशन के बारे में बोला जाए। अब आपको ये बताना है कि जो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें करेक्ट क्या है। चलो एक एक करके ये ऑप्शन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो ऑप्शन है हमारे पास बोथ फर्स्ट यानी ए स्टेटमेंट एंड आर, जो आर मीन जो रीजन आपके पास है आर ट्रू, यानी कि फर्स्ट सेकंड दोनों ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन ट्रू तो दोनों ही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं माना गया, यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी कि नहीं है सेकंड जो बोला जा रहा है ए के रिगार्डिंग में, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ए इज ट्रू, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये स्टेटमेंट तो ठीक है बट रीजन इज फॉल्स। आर मीन्स रीजन इज फॉल्स, स्टेटमेंट करेक्ट है बट एक एप्रोप्रिएट रीजन नहीं दिया गया है, ये बोला जा रहा है सेकंड ऑप्शन में। और थर्ड में क्या है, ए इज फॉल, यानी कि स्टेटमेंट इज फॉल बट आर इज ट्रू। आर मीन्स रीजन तो करेक्ट है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत हो गया इसके अंदर, ये बोला जा रहा है। ठीक है, और उसका नेक्स्ट जो थर्ड है, थर्ड में थर्ड हो गया। ठीक है, लास्ट जो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास है, फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि स्टेटमेंट भी और रीजन भी दोनों, यानी कि असर्शन मीन स्टेटमेंट ये भी ठीक है और क्या नाम है रीजन जो है वो भी ठीक है, दोनों ही करेक्ट है ना। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि आर जो है, आर जो यानी कि रीजन जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ये बोला जा रहा है। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से जो भी आपको करेक्ट लगता है उस करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका जो हो गया इसका ये फोर्थ है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इसको अच्छे से रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके बारे में ये है, कंसीडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन टाइम जोन। अगेन टाइम जोन से पहले भी क्वेश्चन जो था वो भी टाइम जोन और कुछ ग्रीनविच लाइन के बारे में था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ज्योग्राफी से, और यहाँ पे भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन आपसे टाइम जोन से रिलेटेड पूछ लिया गया कि आपके पास ए बी एंड सी टाइम जोन दे रखा है, अलग अलग टाइम जोन है, एंड चूज करने के लिए बोला गया एंड चूज द करेक्ट आंसर। अब आपको उसके बाद ये करेक्ट आंसर चूज करना है। तो पहले स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट यानी ए स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर बी देख लेंगे, फिर सी देख लेंगे। तो ए में आपसे बोला जा रहा है कि सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे अडॉप्ट मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। कुछ कंट्री जो हो गया उसके लॉन्गिट्यूड जो होता है उसका वो ज्यादा होने की वजह से वो मोर देन 1 टाइम जोन यूज करती है। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँ, जैसे रशिया है, रशिया में बहुत सारे टाइम जोन है, अराउंड 15 के अराउंड अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास वहां पे टाइम जोन है, क्योंकि उसका लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस जो है सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, और वर्ल्ड वाइड भी वो सबसे बड़ी कंट्री भी है इन टर्म्स ऑफ लैंड की अगर हम बात करें तो वहां 15 टाइम जोन है सिर्फ
रशिया के अंदर। ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। बी में आपसे बोला जाता है अर्थ हैज बीन द डिवाइडेड इनटू द 24 टाइम जोन और 1 आवर ईच की जो अर्थ के ऊपर जो है 24 टाइम जोन में अर्थ को पूरा डिवाइड कर दिया गया है, और हर टाइम जोन के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में बोला जा रहा है कि 1 आवर का डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो सी है, सी में बोला जा रहा है ईच टाइम जोन कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, कि हर एक जो टाइम जोन है वो कवर कर देती है, टाइम जोन 15 डिग्री को कवर करती है। फ्रॉम वन टाइम जोन टू अनदर टाइम जोन द डिफरेंस बिटवीन द डिग्री इन टर्म्स ऑफ डिग्री इट इज 15 डिग्री। ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का, ये बताना है। तीनों स्टेटमेंट बता दिए, तीनों टाइम जोन से रिलेटेड है। आज पता लग रहा होगा टाइम जोन कितना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपसे फॉर्म किए जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो करे यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, मैं 4 ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन आपके पास ये फर्स्ट यानी कि ए बी सी ऑल आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले बताया जा रहा है। सेकंड में बोला जा रहा है ए एंड बी आर करेक्ट एंड सी इज इनकरेक्ट, यानी कि फर्स्ट 2 तो करेक्ट है, थर्ड में बोला जा रहा है ये गलत है। थर्ड में बोला जा रहा है ए एंड सी आर करेक्ट, ए एंड सी जो है करेक्ट है, बी गलत है, यानी कि बी स्टेटमेंट गलत है, और फर्स्ट एंड ए एंड सी करेक्ट है। और लास्ट में जो डी बोला जा रहा है, डी में बोला जा रहा है बी एंड सी आर करेक्ट, बी और सी जो है वो करेक्ट है, एक ए स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसका क्या है, आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पॉज करके देखना चाहिए पॉज करके भी आप देख सकते हैं, फिर आराम से पढ़ के फिर अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, अब बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि ऑल 3 स्टेटमेंट ए बी एंड सी आर करेक्ट, यानी तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कि कुछ कंट्री ऐसी होती है जहां पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की वजह से वहां पे वो अडॉप्ट कर लेती है मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, बाकी और कंट्री में ज्यादा है। ठीक है, जहां पे जैसे मैंने रशिया का आपको एग्जाम्पल लिया। अच्छा, उसके बाद जो बोला गया कि जो टाइम जोन के बारे में बोला गया, पूरे अर्थ को डिवाइड कर दिया गया, 24 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया है, ये भी करेक्ट है। अब फिर बोला गया कि ईच टाइम जोन का बीच में जो लैंगिट्यूड टाइम जो गैप आ रहा है वो 15 डिग्री का आ रहा है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट आंसर आपका 4th हो गया। व्हाट आर दीज वर्ड नोन एज, अभी कुछ वर्ड गिवन है आपके पास और आपसे पूछा जा रहा है ये वर्ड को हम बोलते क्या है। तो कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने लिखे हैं आपके लिए, वो ये द, ऑफ, एंड, टू, डेट, इट, विद, बट, दे, शी, ही, ये कुछ वर्ड्स गिवन है, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं आपके लिए। आपको ये बताना है कि ये जो वर्ड है किसको रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसको या फिर मैं ये कहूँ कि इस वर्ड को हम किस तरह से जाना जाते हैं ये वर्ड। तो आपके पास 4 ऑप्शन है इससे रिगार्डिंग में। तो फर्स्ट जो ऑप्शन आपके लिए है वो ये है अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, यूएन लिखा है आगे, ध्यान रहे, अनइम्पॉर्टेंट वर्ड फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास। सेकेंड ऑप्शन है ये है साइड वर्ड्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास है फॉर्म वर्ड, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास है यूज वर्ड। देखने में तो आप ये भी कह सकते हैं कुछ कुछ वर्ड आर्टिकल की तरह यूज हो रहे हैं, कुछ आप ये भी कह सकते हैं प्रोनाउन की जगह यूज हो रहे हैं, पर एक्चुअल में जब ये कॉम्बिनेशन एक साथ हो रहे हैं तब आपके लिए बताना है आपको कि ये कौन से वर्ड है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए आप, फिर मैं करेक्ट आंसर आपको बताता हूं। फिर तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आई होप अटेम्प्ट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड है, यानी कि दीज आर द साइड वर्ड्स। ठीक है, ये क्या है, साइड वर्ड्स है ये सारे के सारे। ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, पर आपको ये पता होने चाहिए इनके बारे में, ये कौन से वर्ड है। अगर ये सारे एक साथ मैंने जो लिए हैं आपके लिए, ये क्या है, साइड वर्ड्स हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर गिव्स अ पजल टू हर क्लास 8 स्टूडेंट एंड आस्क्स देम टू इट बाय स्पीकिंग आउट। एक टीचर है, एक लेडी टीचर है, वो अपने क्लास के अंदर, क्लास यहाँ जो मेंशन है आपके पास, क्लास 8 के स्टूडेंट को कुछ पजल देती है। ठीक है, और उनसे कहती है कि इसको पढ़ के बताओ दूसरों को। ठीक है, ऐसा बोलती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हाउ दे सॉल्व इट, व्हाट इज दिस स्ट्रेटजी नोन एज। तो टीचर जो ये जो तरीका अपना रही है, मतलब ये जो एक स्टाइल ऑफ टीचिंग जो यूज कर रही है अपने क्लासरूम टीचिंग के अंदर, कि एक पजल को किसी बच्चे के थ्रू बोल रही है कि आप इसे पढ़िए, अब बाकी लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे, क्या स्ट्रेटजी यूज करेंगे। तो आपको बताना है ये क्या, इसको किस कैटेगरी के अंदर आप डाल सकते हैं अगर आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है कि
इसे बोलेंगे पिक्चर रीडिंग, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है स्पीकिंग लाउड। थर्ड ऑप्शन है आपके पास थिंक लाउड प्रोटोकॉल। एंड फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास है लिसनिंग। तो किस कैटेगरी के अंदर आप इसे कैटेगराइज करेंगे आपको ये बताना है। मतलब इसमें यह है कि एक पजल दे दिया गया है, उसे बोला है कि उसको आप पढ़ना है सबके सामने, तेज आवाज में पढ़ना है ताकि क्लास में जितने भी बाकी जो बच्चे हैं उन तक वो आवाज पहुंचे और फिर वो सोचे और फिर वो जो पजल है उसको सॉल्व करके फिर जो भी इसका आंसर बताएंगे बच्चे। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है, यानी कि ये जो स्ट्रेटेजी है इस स्ट्रेटेजी को हम बोल सकते हैं थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। थिंक इसमें सोचना भी है, अलाउड इसलिए बोला गया कि कोई एक बच्चा मेजर स्टैंड लेता है और आगे आकर के तेज मतलब एक हाई पिच पे उस चीज को रीड करता है। तो यानी कि आप इस तरह से कई सारी चीजें इसमें डेवलप कर रहे हैं, बच्चे का स्टेज पे कैसे उसे परफॉर्म करना है। तो एक फोबिया, स्टेज फोबिया हो गया, वो भी आप खत्म कर रहे हैं, ठीक है। पजल वगैरह दे रहे हैं तो यानी कि उनकी रीजनिंग डेवलप कर रहे हैं बच्चे के अंदर, एक साइंटिफिक टेम्पर उनके अंदर डेवलप कर रहे हैं और उसके कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर रहे हैं। यानी कई सारी चीज आप इस एक पर्टिकुलर एक एक्टिविटी के थ्रू आप कर सकते हैं अपने क्लासरूम के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत इन इंडिया टुडे इज है। अब जो संस्कृत है आज के टाइम में, संस्कृत की इस टाइम क्या वैल्यू है आपको ये बतानी है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है। अपने खुद के व्यू नहीं देना आपको ये जो 4 ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके लिए वो ये है कि ये क्या है, हिंदू लैंग्वेज। हिंदू लैंग्वेज मतलब जो हिंदू है वो इस लैंग्वेज को यूज करते हैं, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। सेकंड में आपसे बोला गया कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ये क्या है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, ये बोला गया है। अच्छा, थर्ड में आपसे बोला गया मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज है। ये इसको मॉडर्न और के साथ साथ इसे क्लासिकल लैंग्वेज दोनों की कैटेगरी में डाला गया है। और फोर्थ जो ऑप्शन आपके पास है वो है रिलीजियस लैंग्वेज, यानी कि ये रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज होती है, सिर्फ ये रिलीजियस लैंग्वेज है, अदर देन दैट कुछ नहीं है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट में हिंदू के लिए लैंग्वेज बोला गया है, फर्स्ट में। सेकंड में आपसे बोला गया है कि मॉडर्न लैंग्वेज है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। थर्ड में आपसे बोला कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज विद क्लासिकल लैंग्वेज, यानी कि इसको मॉडर्न भी बोला गया और क्लासिकल दोनों की कैटेगरी में कंबाइन करके बोला गया है। तो 4 ऑप्शन आप देख चुके हो और लास्ट तो रिलीजियस था। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने। तो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। करेक्ट आंसर जो इसका है वो है थर्ड, यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज, यानी कि दोनों कैटेगरी में इसे क्लासीफाई हम कर सकते हैं संस्कृत को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अ टीचर ऑफ क्लास 7th asked her student to read a short story and come to the class। एक टीचर है, उसने अपने क्लास के स्टूडेंट्स को बोला कि भाई बेटा आपने क्या करना है कि भाई एक स्टोरी रीड करना है और रीड करके आना है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी, ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं, छोटी मोटी स्टोरी दे दी कि भाई बेटा पढ़ के आना है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, शी आस्क्स देम टू डिस्कस द मेजर पॉइंट ऑफ द स्टोरी इन द ग्रुप एंड प्रेजेंट देम टू द होल क्लास। व्हाट इज दिस रीडिंग नोन एज। मतलब ये जो एक्टिविटी टीचर करवा रही है क्लास के अंदर, सबसे पहले उसने बोला कि सबको एक स्टोरी दे दिया कि बेटा ये स्टोरी है, सबको पढ़ के आना है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या बोला गया कि बेटा आप सब लोग डिस्कस करिए, ठीक है, डिस्कशन करना है। और डिस्कशन के बाद जो भी स्टोरी के अंदर जो मेजर पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, वो आपको यहाँ पे एज ए ग्रुप के रूप में यहाँ प्रेजेंट करना है सबके सामने, ठीक है। यानी कि ग्रुप एक्टिविटी भी हो गई, इंडिविजुअल एक्टिविटी भी होगी। इसके अंदर इंडिविजुअल एक्टिविटी ये होगी कि सब लोग अपने घर में जाके उसे रीड करके आ रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी ये होगी कि भी सबने मिलकर उसे प्रेजेंट किया। अच्छा, उसके बाद आपने डिस्कशन भी इन्वॉल्व कर दिया, तो उसके अंदर भी ग्रुप एक्टिविटी, कई सारे, मतलब एक चीज के अंदर आपने कई सारे मेथड को कोलैबोरेट करके एक साथ इसको यूज कर रहे हैं। तो ये जो रीडिंग स्टाइल है, इसको ये जो रीडिंग वे ऑफ रीडिंग है, आपसे पूछा गया व्हाट इज दिस रीडिंग नोन एज, इस रीडिंग को हम क्या बोलेंगे, आपको ये बताना है। तो और हमेशा की तरह आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास एक्सटेंसिव रीडिंग, सेकेंड ऑप्शन यू हैव इंटेंसिव रीडिंग, थर्ड ऑप्शन यू हैव रीडिंग विद अ पर्पस, कि आप पर्पसफुली रीड कर रहे थे कुछ चीज को, एंड फोर्थ ऑप्शन यू हैव रीडिंग फॉर थिंकिंग, कि सोच विचार करने के लिए, एक थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करने के लिए आप रीडिंग कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप ये बताइए।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो एक्सटेंसिव रीडिंग है। एक्सटेंसिव क्यों है? पहले आपने रीड किया, फिर उसे डिस्कस किया, फिर प्रेजेंट किया, मतलब उसको एक हायर लेवल तक आप लेके जा रहे हैं रीडिंग को, मतलब एक ही काम को आप कई बार मतलब उसको एक हायर डिग्री तक लेके जा रहे हैं। इट मीन्स दिस मेथड इज कॉल्ड या दिस स्टाइल ऑफ रीडिंग इज कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज डैश। अब इंग्लिश लैंग्वेज है, सपोज आप एक इंग्लिश टीचर बनने वाले हैं, टीजीटी इंग्लिश की बात करो, या फिर पीआरटी भी बनने वाले, पीआरटी में भी आपको इंग्लिश पढ़ाना पड़ेगा, या फिर आप आपकी कोई भी एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट भी हो, बट आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज यूज करना ही पड़ता है। तो उसके रिगार्डिंग में आपसे अब जो पूछा जा रहा है उसके बारे में आपको बताना है। इंग्लिश डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस एज डैश। ऑप्शन ए, जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है वो ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि इंग्लिश जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में यूज नहीं किया जाता, नॉट बोला है, ठीक है, ध्यान रहे। सेकेंड ऑप्शन यू हैव फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल कैरिकुलम, कि स्कूल कैरिकुलम में फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इसे अपनाया नहीं जाता, यूज नहीं किया जाता, ये प्लेस नहीं दिया जाता, ऐसा बोला जा रहा है। थर्ड ऑप्शन में बोला जाए सेकेंड लैंग्वेज इन द स्कूल कैरिकुलम, कि स्कूल कैरिकुलम में इसे सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज नहीं किया जाता। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास है, फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है कि थर्ड लैंग्वेज इन द स्कूल कैरिकुलम, कि स्कूल के अंदर एज ए थर्ड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को कैरिकुलम में यूज करना। तो आपके हिसाब से इंग्लिश को किस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, आपको ये बताना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास है, तो चारों ऑप्शन के हिसाब से आप इसे अटेम्प्ट करिए। तो करेक्ट आंसर, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर जो इसका है, करेक्ट आंसर इसका सेकंड है। इट मीन्स कि जो इंग्लिश है वो एज ए फर्स्ट लैंग्वेज इन द स्कूल कैरिकुलम यूज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारी जो कंट्री इंडिया है, यहाँ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है, हर किसी की मदर टंग अलग है। बहुत रेयर, वेरी फ्यू पीपल आर इन इंडिया विच हैव द इंग्लिश एज ए फर्स्ट लैंग्वेज। अदर देन दैट मोस्ट ऑफ अस हैव अवर ओन मदर टंग। तो इंग्लिश हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज या फिर थर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो हमारे लिए इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, और जो कुछ ट्राइबल एरिया में रहते हैं उनके लिए थर्ड लैंग्वेज है, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव देयर ऑन ट्राइबल लैंग्वेज फर्स्ट, देन दे हैव इंग्लिश एज ए हिंदी एज ए सेकंड लैंग्वेज, देन आफ्टर दे हैव थर्ड लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश। इट मीन्स इंडिया में बहुत रेयर है कोई जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द इंग्लिश एज देयर सेकंड लैंग्वेज और द थर्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो आपका हो गया वो हो गया सेकंड। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को हम फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, एज ए सेकंड लैंग्वेज भी हो रहा है, थर्ड लैंग्वेज भी हो रहा है, बट एज ए फर्स्ट लैंग्वेज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉटम अप प्रोसेसिंग इज लिसनिंग इज टू। अब बॉटम अप मीन्स है कि बॉटम टू अपवर्ड की तरफ, ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ लिसनिंग है उसके रिगार्डिंग आपके पास ये चार ऑप्शन है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ये गिवन स्टेटमेंट है आपके पास, गिवन ऑप्शन दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग, ठीक है। लिसनिंग के लिए बॉटम अप प्रोसेसिंग कौन सा, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखते हैं। तो वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को, एक एक ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि बोला क्या जा रहा है इसके अंदर। तो फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है यूज मल्टीपल वे टू द मैसेज। जब हम एक मैसेज में मल्टीपल वे से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कहने की बात यह है कि जब कोई मैसेज आप लिखते हैं उसमें मल्टीपल वे यूज करते हैं अपनी बात को रखने के लिए, दैट इज कॉल्ड बॉटम अप प्रोसेसिंग। ये बोला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है डिकोड मैसेज मूविंग फ्रॉम साउंड टू वर्ड, मतलब मैसेज को डिकोड करते हो फ्रॉम मैसेज मूविंग फ्रॉम साउंड टू वर्ड में, यानी कि पहले आपने बोला, फिर उसे वर्ड में यानी कि आपने लिखा, देन यू उसको फ्रेज में कन्वर्ट किया, फिर क्लॉजेस में कन्वर्ट किया, देन उसके बाद आप लेके आते हो अदर ग्रामेटिकल चीजों के ऊपर, और उसके बाद जो ये क्या हुआ एलिमेंट्स टू सेंटेंस, यानी कि एक तरह से आपको एक तरह से सबसे पहले बोला कि भी आप डिकोड कैसे कैसे करते हो। पहले मैसेज जो होता है वो साउंड की फॉर्म में होता है, यानी कि बोलते हो, स्पीकिंग कहने का मतलब है। फिर उसके बाद वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो, वर्ड के बाद फ्रेजेस में, फिर क्लॉजेस में, फिर उसका अदर ग्रामेटिकल एलिमेंट्स जो भी है, मतलब नाउन प्रोनाउन फलाना ये वर्ब वगैरह ये सब चीज प्रॉपर जो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जो भी एलिमेंट पढ़ते हैं, तो इस ऑर्डर में जो चलता है ये बोला जा रहा है सेकेंड ऑप्शन में। अच्छा, थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है
decode the overall messages of the discourse and move down the micro level unit। कि थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जाए तो डिकोड जो होता है ओवरऑल हो रहा है, एक साथ ओवरऑल हो रहा है एक साथ, डिस्करेज एंड मूव डाउन टू द माइक्रो लेवल। डाउन की बात करिए, यानी कि डाउन से तो मतलब ही नहीं, हमें तो कौन सा ऑप्शन यूज करना है, बॉटम अप, यानी कि पहले लोअर लेवल टू हायर लेवल की तरफ मूव करना है। तो इसमें तो पहले डाउन अप टुवर्ड्स डाउनवर्ड बोला जा रहा है। तो इट मीन ये तो मतलब पढ़ते ही आपको पता लग रहा है कि डाउन द माइक्रो लेवल यूनिट, यानी कि ओवरऑल से मैसेज है आपके पास, उसके बाद आप डाउन लेवल पे जा रहे हो, लेवल यूनिट पे जा रहे हो। तो ये तो आपको पढ़ के ही पता लग रहा है कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलो एक तो मैंने आपके लिए आसान कर दिया। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है इनकोड ऑल द साउंड फ्रॉम स्पीकर टू लिसनर, कि जितने भी साउंड है उसको स्पीकर से लेकर लिसनर तक जो लेके जाना है, इसको इनकोड करना ही ये बॉटम अप प्रोसेसिंग है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चन, आप आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपने एक रीडिंग ले ली होगी क्वेश्चन की। तो अब ये बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड। सेकंड क्यों, किसमें जो बोला गया था आपसे कि बॉटम अप प्रोसेसिंग, कि बॉटम टू वर्ड, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड की तरफ मूव करना है। तो पहले तो हम बोलेंगे ना किसी चीज को, यानी कि पहले साउंड क्रिएट होगा, साउंड से वर्ड्स में आएंगे, फिर फेजेस में आएंगे, फिर क्लॉजेस में आएंगे, फिर उसका सेंटेंस फॉर्मेशन में जाएंगे। और सेंटेंस के लिए हमें क्या चाहिए होगी, ग्रामर चाहिए होगी। एक ग्रामर का सेंटेंस के जो एलिमेंट है, यानी कि जो भी रूल्स वगैरह है, हम उसे फॉलो करेंगे। यानी कि करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो गया आपके लिए सेकंड हो गया करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉलोइंग स्ट्रेटजी नोन एज इन रीडिंग। रीडिंग के अंदर ये जो स्ट्रेटजी है इसको हम बोलेंगे क्या। ठीक है, तो चलो इसे पढ़ लेते क्या है। द टेक्स्ट इज रीड मोर स्लोली, जो टेक्स्ट है यानी कि जो भी स्टोरी या पोएम जो भी आप पढ़ रहे हो उसको बहुत स्लोली रीड किया जाता है, एंड इन डिटेल, और स्लोली भी रीड किया जाता है इन डिटेल, टू गेट द गिस्ट ऑफ ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट। यानी कि आप बहुत स्लोली किसी भी चीज को आप रीड करते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को कह लो या किसी भी चीज को बहुत स्लोली रीड करते हो, उसके बाद उसे डिटेल जो भी उसके अंदर जो डिटेल निकालते हो, उसका जिस्ट निकालते हो वो डिटेल, और या फिर आप ये कह सकते हो ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि उसके अंदर लिखा क्या गया है उसे आप डिटेल में निकालते हो, और फिर जो भी पूरा जिस्ट निकाल लेते हो उसके अंदर क्या है। तो ये जो स्टाइल ऑफ रीडिंग है, इस स्टाइल ऑफ रीडिंग को हम बोलते हैं क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ये स्कैप फोल्डिंग, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है स्कैनिंग, थर्ड ऑप्शन आपके पास है समराइजिंग, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है स्कीमिंग। अब मैं आपको डिटेल में चारों के बारे में बताता हूँ। स्कैप फोल्डिंग मीन्स होता है कि ये हाई लेवल पे जाकर के, यानी कि अब स्टेज पे बोल गो, यानी कि अपर लेवल पे जाकर के आप बोल सकते हो रीडिंग करना एक तरह से। ठीक है, स्कैनिंग मीन्स होता है कि आप मतलब वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करते हो, बस कुछ कुछ देख लेते हो, एक आइडिया लगा लेते हो, हाँ इस टेक्स्ट के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर या इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज है। समराइजिंग का मतलब होता है कि आप उसको शॉर्ट में कर देते हो। ठीक है, सपोज एकदम छोटा में ब्रीफ में आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसे बना लेते हो ये। और जो फोर्थ ऑप्शन है स्कीमिंग, स्कीमिंग में क्या होता है कि सिर्फ आप वो कीवर्ड उसमें से पिक कर लेते हो, जो जिस्ट है उसका कीवर्ड को आप उठा लेते हो, सब कुछ नहीं, उसको पूरा रीडिंग सारा करते हो, तो उसमें सब कुछ पढ़ते हो, एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ते हो, पर जो आपको लगता है कि मेन चीज है, मान लीजिए एक पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, लेकिन आप पूरा पैराग्राफ की जो मतलब उस पैराग्राफ का जो निचोड़ है, कंक्लूजन क्या है, आप उसको निकाल लेते हो, ये स्कीमिंग एक तरह से। ठीक है, तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, मैंने चारों को आई होप एक्सप्लेन कर दिया है लगभग, तो आप थोड़ा इजी हो गया होगा आपके लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो ये जो स्टाइल ऑफ रीडिंग है इसे हम कहेंगे स्कीमिंग। स्कीमिंग मीन्स बताएंगे जो जिस्ट निकालना, उसमें से जो बोला जा रहा है कंटेंट में कंक्लूजन तक पहुंचना, कि उसमें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में या इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बोला क्या जा रहा है, आप उसे निकाल लेते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका फोर्थ हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher asks her learners of class 7 to refer to the textbook of history and find a theme which can be connected with the English language text for writing an essay। एक टीचर है, टीचर का मतलब यहाँ इंग्लिश टीचर की बात की जा रही है। एक इंग्लिश टीचर है, उसने क्या किया, अपने क्लास 7 के बच्चों को एक हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक रेफर किया और उनसे बोला कि भी ऐसा है कि आप लोग ये हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है उसे पढ़िए और उसमें से टॉपिक देख लीजिए, और जो आपका जो इंग्लिश जो मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश,
जो मैं एज ए लिंग्विस्ट टीचर आपको जो पढ़ाता हूँ, उसमें से आप टॉपिक पिक करके अपनी हिस्ट्री की बुक से टॉपिक पिक करके अब उस पर ऐसे राइटिंग करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवोल्यूशन ऑफ किसी भी चीज का रिवॉल्ट कह लो, रिवोल्यूशन कह लो, जो हमारी कंट्री में जो फ्रीडम फाइटर के ऊपर कोई भी एक स्टोरी हो, किसी मान लीजिए झांसी की रानी के ऊपर कोई स्टोरी है हिस्ट्री में, ठीक है, तो एक इसको मतलब हिस्ट्री में, हिस्ट्री बुक में मेंशन है कि भी 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में कुछ होगा, ठीक है। बच्चों को आपने बोल दिया कि भैया आप हिस्ट्री की बुक से पढ़ लीजिए, बच्चों ने पढ़ लिया। अब आप बोलिए, अब आपने काम दे दिया बच्चों को, बेटा आपने हिस्ट्री की बुक से पढ़ लिया, अब ऐसा करिए जो रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनके बारे में कुछ ब्रीफ में 100 वर्ड्स में, 120 वर्ड्स में, 80 वर्ड्स में ऐसे लिखिए। यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया, दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रखा है, एक तो ये किया है, ठीक है। चलिए जो भी है, अब आपको ये बताना है कि ये व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज, ये जो प्रैक्टिस आपने करवाई अपने बच्चों को, इस प्रैक्टिस को हम बोलेंगे क्या, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपके पास जो है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है लैंग्वेज एंड हिस्ट्री इंटीग्रेटेड लर्निंग। इस मेथड को आप बोल सकते हो लैंग्वेज और हिस्ट्री को इंटीग्रेटेड लर्निंग बोल सकते हो आप। सेकेंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि लैंग्वेज एंड सोशल साइंस लर्निंग। इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि लैंग्वेज को आपने और सोशल साइंस के लर्निंग, आज इसको टर्म बोल सकते हैं आप। अच्छा, थर्ड ऑप्शन जो है आपके पास है, थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि आप इसे बोल सकते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, कि लैंग्वेज को आपने अपने कैरिकुलम से अक्रॉस, बाहर निकल के आपने पढ़ा है, थोड़ा सा कहने का मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप पढ़ा रहे हो उसके अंदर। अब फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास है, फोर्थ ऑप्शन ये है लैंग्वेज इन लर्निंग, कि लैंग्वेज को आपने लर्निंग के अंदर यूज करवाया है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप इस मेथड को, इस प्रैक्टिस जो आपने करवाई, एक्टिविटी करवाई जो आपने बीइंग ए टीचर आपने जो ये स्टेप लिया है, इसको आप किस कैटेगरी में डालोगे, या इसे आप क्या बोलोगे, इस प्रैक्टिस जो आप करवा रहे हो बच्चे को, इसे क्या बोलोगे। चलिए अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका थर्ड है। थर्ड क्यों, अब समझ लेते हैं। जैसे इसमें बोला गया लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, कि करिकुलम में तो आपका ये था कि आपको ऐसे पढ़ाना है, ग्रामर पढ़ाना है, जो भी टेक्स्ट बुक में स्टोरीज है वही पढ़ाना है, पर आपने इसके बियॉन्ड जाकर के एक सब्जेक्ट के साथ, यानी कि अपने सब्जेक्ट इंग्लिश को, लिटरेचर को आपने कनेक्ट कर दिया हिस्ट्री के साथ। तो और यानी कि कहने का मतलब है जो आपकी जो लिमिटेशंस हैं, यानी कि आप मैं एक बात कहूँ, सिलेबस है, सिलेबस से बाहर निकल के, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के, कहने का मतलब अक्रॉस द करिकुलम, जो आपका करिकुलम है, जो आपको प्री डिफाइंड सिलेबस जो आपका करिकुलम है, उससे अलग जाकर के आपने इसे हिस्ट्री के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस वजह से इसका हो रहा है थर्ड, इट मीन्स लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मल्टीलिंग्विज्म एज ए रिसोर्स मीन्स, कि मल्टीलिंग्विज्म ये जो है इसे हम बोल सकते हैं एज ए रिसोर्स मीन्स, हम बोल सकते कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके पास चार है। मल्टीलिंग्विज्म का मीनिंग जो ये है, अ पर्सन हु नो मेनी लैंग्वेज, आप इस तरह समझ सकते हो कि ज्यादा लैंग्वेज जानना, एक तरह से समझिए। इसे आप एक एज ए रिसोर्स कैसे, इसका मीनिंग क्या आपको डिफाइन कर सकते हैं, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपके पास ये है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रमोटिंग ऑफ ए लैंग्वेज थ्रू कंटेंट लर्निंग। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है लर्निंग मैनी लैंग्वेज इन स्कूल, की स्कूल के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज को मतलब पढ़ाना, एक तरह से सीखना सिखाना, इसके बारे में बोला जा रहा है। थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ ए लर्नर एज ए स्ट्रेटजी इन स्कूल, कि जो बच्चे मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं, मतलब एक मदर टंग हो सकती है, एक हिंदी हो सकती है, उसकी एक इंग्लिश हो सकती है, या 2 और 3 लैंग्वेज इंडिया में वेरी कॉमन है कि इतने लैंग्वेज जानते हैं, तो आप इस एज ए रिसोर्स कैसे यूज कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द लर्नर एज ए स्ट्रेटजी इन द स्कूल, ये बोला जा रहा है। फोर्थ में आपके बोला जा रहा है टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस, इसको आप एज ए यूज कर सकते हो मैनी लैंग्वेज को टीचिंग करने के लिए। तो आपके हिसाब से मतलब इस मल्टीलिंग्विज्म का जो फायदा है एज ए रिसोर्स, जो इसकी मीनिंग है, इसकी मीनिंग क्या है आपके हिसाब से, आपको ये बताना है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है यूजिंग, थर्ड है यूजिंग द लैंग्वेजेस एज ए लर्नर्स एज ए स्ट्रेटजी इन स्कूल। सपोज करिए कि आपको एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, तो आपने उस टॉपिक को किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपने एक्सप्लेन किया, इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं, ये कहते हैं, लेकिन बच्चा जो है कुछ कोई भी मतलब 5% और 10% ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास मतलब जो भी है वो नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो आपने क्या किया, जो भी टर्म आप एक्सप्लेन करने वाले हैं उसे आपने क्या किसी और लैंग्वेज में उस टर्म को क्या बोलते हैं,
तो उस तरह से आपने इसे डिफाइन कर दिया, इस तरह आपने समझा दिया उसे। हो सकता है कि आप भी उस मदर टंग, जो बच्चे की मदर टंग है वो जानते हो, और उसमें जाके आपने बता दिया कि भी आपकी मदर टंग में इस पर्टिकुलर टर्म को ये बोलते हैं, और फिर उससे क्या होगी, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। आपने उस बच्चे के लिए एक इमेज क्रिएशन कर दिया पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने उस मल्टीलिंग्विज्म जो आपके अंदर है, यानी कि आप भी मोर देन मे बी यू हैव यू नो द मोर देन 1 or 2 लैंग्वेज, और दैट स्टूडेंट आल्सो नो द 2 or 3 लैंग्वेज, और सम ऑफ वन फ्यू ऑफ कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर 1 या 2 को लैंग्वेज आपका स्टूडेंट का कॉमन निकल गया। आपने फर्स्ट एक लैंग्वेज में ट्राई किया तो आप नहीं समझा पाए उसे, लेकिन जब दूसरे लैंग्वेज में आपने ट्राई किया तो बच्चे के अंडरस्टैंडिंग में आ गया, उसे समझ में आ गया। ऐसा यूजली तब होता है कि सपोज आप अपने होम टाउन में नहीं होकर के, होम टाउन में ना होकर के किसी और स्टेट में टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे क्या है कि आपके बीच में कोई एक लिंक लैंग्वेज चाहिए होता है कि आपको लेसन डिलीवर करने के लिए, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप कुछ एक लिंकअप लैंग्वेज जो यूज करते हैं, सपोज करिए आप इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, एक ट्राइबल एरिया में जा रहे हैं, ट्राइबल एरिया का बच्चा इंग्लिश नहीं जानता, ठीक है, आप उसकी ट्राइबल लैंग्वेज नहीं जानते, बट हिंदी समहाउ थोड़ा बहुत आप भी जानते हैं और थोड़ा बहुत वो भी जानते हैं, तो आपने हिंदी यूज करके समहाउ उसको मीनिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर ली। यानी कि आपने जो अपने अंदर जो मल्टी लिंग्विस्टिक जो फीचर है आपके अंदर, उस बच्चे के अंदर भी है, तो आपने उसको एज ए रिसोर्स यूज कर लिया। आपके कहने का मतलब ये, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो थर्ड हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द टाइप्स ऑफ राइटिंग विद देयर करस्पॉन्डिंग कैटेगरी। अब यहाँ पे क्या आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग है, और उसके रिगार्डिंग में आपके इधर टेबल, ये मान लीजिए फर्स्ट टेबल है, ये सेकंड टेबल है, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ एग्जांपल गिवन है, तो आपको मैच करना है, करेक्टली मैच करना है कि कौन सी राइटिंग किसके साथ मैच करती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास इधर, वो आपके पास कोड गिवन है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं समझा देता हूं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन जैसे आप देख रहे हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या है। पर्सनल राइटिंग है, स्टडी राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, पब्लिक राइटिंग है, और इधर जो आपके पास कॉलम बी में, ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है समझने के लिए, लेटर ऑफ कंप्लेन, डायरी राइटिंग, स्नॉप्सिप राइटिंग, या फिर ये ट्रेवलॉग। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये स्टाइल ऑफ राइटिंग गिवन है आपकी, यानी कैटेगरी ऑफ राइटिंग गिवन है, और ये आपके पास मैचिंग है कि जैसे फर्स्ट देख लेते हैं, इसका मीनिंग ये है कि जो कॉलम ए में है इसके अंदर स्मॉल ए, यानी कि पर्सनल राइटिंग को आप मैच कर सकते हैं ट्रेवलॉग से। तो इस तरह से आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन को एक बार वीडियो पॉज करके आराम से पहले देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके पास किस तरह से, थोड़ा टाइम दे करके, और फिर उसके बाद अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, सही आंसर क्या है। तो जैसे मैं एक बार बता देता हूं, जो फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि ए मैच करता है 4th से, बी मैच कर सकता है 3rd से, सी मैच कर सकता है 2nd से, और डी मैच कर सकता है 1st से। तो आपको करेक्ट मैचिंग करके इस तरह से बाकी जो रिमेनिंग है 2nd, 3rd एंड 4th में, इस तरह से आइडेंटिफाई करना है क्या है इसका राइट आंसर क्या है। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूं उसका जो करेक्ट आंसर है, थोड़ा समझ लेते हैं आंसर इसका क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है 3rd है। इट मीन्स ये जो ऑप्शन है आपके पास, यानी कि ए को 2nd से, यानी कि पर्सनल राइटिंग के अंदर आप क्या डाल सकते हैं, डायरी राइटिंग। कि डायरी क्या होती है, आपकी पर्सनल चीजें होती है, आप अपने पर्सनल रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आ गया, ये आपका पर्सनल राइटिंग के अंदर आ गया। सेकंड आपके पास जो बी है उसे आप 3rd के साथ मैच कर सकते हैं। बी में जो आपके पास है स्टडी राइटिंग, तो सिनॉप्सिस वगैरह जो आप बनाते हैं, अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं, जो भी चीज लिखते हैं, ये क्या आपके स्टडी से रिलेटेड है, तो ये इसके साथ मैच हो गया। उसके बाद सी देखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग। अब क्रिएटिव राइटिंग में 4th, यानी कि जो ट्रेवलॉग, यानी कि आप कहीं ट्रेवल करते हैं, फिर अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं उसको जो लिखते हैं, ट्रेवलॉग जो लिखते हैं, वो क्या एक तरह से क्रिएटिव राइटिंग है, ठीक है। और लास्ट में जो बच गया आपकी बात डी, यानी पब्लिक राइटिंग, कि जो कंप्लेन कर रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे कर रहे हो, किसी अपनी इश्यूज को लेकर के कर रहे होंगे, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आ गया, ये आ गया डी कैटेगरी के अंदर, यानी कि मींस पब्लिक राइटिंग की कैटेगरी के अंदर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका 3rd हो गया, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताना, और कुछ चेंजेस जो भी आप चाहते हैं इसमें कुछ चेंजेस किया जाए तो अपने सजेशन, हमेशा आपके सजेशन मेरे लिए एक वेलकम है। आप कभी भी एंड मतलब इसकी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हैं, मैं उस जो भी चेंजेस आप वीडियो में चाहते हैं तो वो सब हो सकता है। अच्छा, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस करें कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पा रही, कब लाइव क्लास होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपके पास रेगुलरली टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ सके। वैसे यूजुअली मैं शाम को 7 बजे डेली टीचर सिलेक्शन एग्जाम की वीडियो लेके आता हूँ, और सुबह 7 बजे लेके आता हूँ करंट अफेयर की वीडियो।
तो ज्वाइन करिए, मेरे साथ बनिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही है, और इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, तो जरूर अपने कम से कम 4, 3, 5 जितने भी फ्रेंड में शेयर करेंगे उतनी अच्छी बात है।